क्लेम करते हैं कि हमारे एनिमल 100% अमेरिकन एनिमल्स है। हमारा पूरा हर्ड ही अमेरिकन एनिमल। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने आपको डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर सबसे बड़ा डेयरी फार्म जो है विज़िट करवाया। उसके हवाले से कुछ मालूमात इनके डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ऐसी मालूमात जो हमारे पंजाब के रहने वाले कुछ लोग डेयरी फार्म का काम करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी मालूमात वीडियो होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया और हमें पूरा डेयरी फार्म जो है विज़िट करवाया आपने। ये गल्फ़ डेयरी फार्म जो पाकपतन के अंदर एक नामवर माशाल्लाह है और इस हवाले से आज हम कुछ मालूमात आपसे लेना चाहेंगे ताकि पंजाब में ऐसे लोग, ऐसे किसान फार्मर जो इनका काम करना चाहते हैं उनको इस मालूमात से फ़ायदा हो सके। सबसे पहले ये बताएं कि आपके डेयरी फार्म के अंदर सबसे जो अच्छी नस्ल की गायें हैं उनकी नस्ल कौन सी है और कितनी तादाद है उनकी? हमारे फार्म पे असल में अगर देखा जाए तो फ्रीजियन गाय 3 किस्म की होती है। एक ऑस्ट्रेलियन जो जेनेटिक्स होता है, एक डच एनिमल्स होते हैं और एक अमेरिकन एनिमल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा या रिसर्चेस या जो सब लोग इस शोबे से वाबस्ते हैं उन सबको पता है कि सबसे हाई प्रोड्यूसिंग काउस जो है नस्ल के लिहाज से वो अमेरिकन एनिमल्स है और हम क्लेम करते हैं कि हमारे एनिमल 100% अमेरिकन एनिमल्स है। हमारा पूरा हर्ड ही अमेरिकन एनिमल्स है। डॉक्टर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और साहिवाल के अंदर लोग साहिवाल की गाय को क्यों तरजीह देते हैं? आप कह रहे हैं कि अमेरिकन गाय बहुत अच्छी है, फ़र्क क्या है उसमें? एक तो होता है शौक़ और एक होता है बिज़नेस। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिसाल मैं देता हूँ कि साहिवाल की जो गाय है वो 800 लीटर का के आपको मुश्किल 12-13 लीटर देगी, ठीक है। और ये भी 1800 का काके 1850 या आजकल के प्राइस में 2000-2100 का काके आपको 40-45 डिपेंड अपान मौसम और सीज़न के आपको 50 तक भी एवरेज देती है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इन एनिमल्स का ज़्यादा है, इसलिए प्रेफर करते अमेरिकन एनिमल्स को वर्सेस इसको जो हमारी लोकल गाय है इसको। मतलब इनके जो चारे का सिस्टम होता है, चारा कम और ज़्यादा खाने वाली गाय कौन सी? जो आपके पास अमेरिकन है वो कितना चारा खाती है एक टाइम के अंदर? चारा ये हम ड्राई मैटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। एक तो इस फीड बेस होता है कि आप कितना क्वांटिटी देते हो, एक होता है ड्राई मैटर बेस। ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट हर एक ग्रुप के साथ अलग अलग है। सपोज़ जो मिल्किंग ग्रुप है, हमारा हाई प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, वो इस टाइम 25 kg का आ रही है, तो सर्दियों में जाके 28 kg ड्राई मैटर भी इन्होंने कहा है फॉरेज बेस्ड डाइट पे। आपके पास जो अमेरिकन गायें हैं वो कितनी तादाद के अंदर, उनकी तादाद बड़े और छोटों की दोनों की कितनी है? कोई 700 प्लस है हमारे पास अभी जी। तो आपने गाय के अलावा जो इनकी आगे नस्ल कशी होती है, जो उनके वो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको अलहदा रखते हैं, इनके साथ ही अटैच किया होता है? नहीं, पहले ही दिन जब काविंग हो जाती है, गाय जब बच्चा देती है तो गाय को हम भेज देते पार्लर या आप कहते हो कि मिल्क लाइन, जहाँ पर उसकी क्लोस्ट्रम को उतारा जाता है और बच्चा अलग किया जाता है। उसको अपने प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, गाय को अपने प्रोटोकॉल, और विद इन हाफ एन आवर उस बच्चे को उसकी बोली पिलानी होती है। तो ये प्रोसीजर होता है, अलग किया जाता है मतलब जी। मतलब इनकी कोडिंग करते हैं आप? बच्चे की जब उसकी डिलीवरी होती है उसके बाद फ़ौरन उसकी कोडिंग की जाती है, उसको एक कोड लगाया जाता है, ये क्यों ज़रूरी होता है? सर ये ना कि एक ब्रीड की जो हिस्ट्री है वो मेंटेन अगर आपने रखना हो
उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना हो, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि इसकी मदर ये है, इसका बुल ये था, उस बुल की भी फिर पूरी रिकॉर्ड होती है, मुकम्मल ब्रीडिंग रिकॉर्ड होता है, सारा कुछ रिकॉर्ड, उसके मदर का रिकॉर्ड। मतलब ये कि सपोज़ किसी को बुल चाहिए हमने देने हो तो उसको भी मुकम्मल हम एक रिकॉर्ड दे सकते हैं। या अगर हमने कोई एक हीफर तैयार की है, उस हीफर को अगला जो हमने सीमन देना होता है वो तो जो पहले जिसकी बच्ची है उससे अच्छे करेक्टर वाला बुल देना होगा, ताकि नेक्स्ट उसकी प्राजनी आए वो इससे अच्छी तरह परफॉर्म कर ले। तो इस लिहाज से इसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, आपके डेयरी फार्म के अंदर कितने डॉक्टर हजरात हैं जो उनको लीड करते हैं, और मिनिमम या मैक्सिमम कितने होने चाहिए? आपका जो लेवल का डेयरी फार्म है, इस लेवल की अगर बात की जाए तो असल में ये कि टाइम के साथ ही एडवांसमेंट आती हैं। उसमें हमने जो अभी फ़ैसला किया हुआ है कि टेक्निकल बंदे रखे जाए, ना कि अनएक्सपीरियंस बंदे हो। अनएक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं वो आप साथ भी रख लो, वो आपको एक बंदे का काम भी नहीं देगा। एक प्रॉपर जो सॉफ्ट माइंड बंदा होता है, आप कहते हो कि हार्ड वर्कर नहीं, जो स्मार्ट वर्क करता हूँ, वो स्मार्ट वर्क वाला 6 बंदों की निस्बत आपके पास 3 बंदे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा एज़ कम्पेयर टू 6 बंदे। तो मैं कहता हूँ कि 3 डॉक्टर इनफ है, 3 से 4 बंदे इतने शेड पे। डॉक्टर साहब, ये डेयरी फार्म के लिए मौसम, जगह, इलाका भी ज़रूरी होता है, ये देखना पड़ता है। तो आप क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर कोई बंदा डेयरी फार्म का बिज़नेस करना चाहता है तो वो कौन सी नस्ल रखे जो इस मौसम में और इस माहौल में रह सकती हो? सर ये कि माहौल तो अडाप्ट करना पड़ता है। उसमें 2 चीज़ें मैं कंपेयर करूँगा। एक तो ये कि इधर की जो पली बड़ी हीफर होती है, जो यहाँ पर पली बड़ी होती है, वो अगर उसका जेनेटिक्स वाकई वो है जो ओनर क्लेम करते हैं कि हाँ मेरे पास सपोज़ प्योर अमेरिकन है, प्योर डच है, उसमें कोई जो उसके फादर का रिकॉर्ड या वो जो मदर का रिकॉर्ड वाकई इसी तरह दिखाया जाए, तो हमारी अपनी हीफर बाहर के जो इंपोर्ट किए जाते हैं उसकी निस्बत हीट रेजिस्टेंट या एनवायरमेंटल पैथोजन को जो रेजिस्टेंट होती है वो ज़्यादा होती है इनकी। तो मैं तो कहते हैं सबसे पहले कि अपने पाकिस्तान में जो पली बड़ी हीफर है उनको प्रेफर किया जाए एज़ कम्पेयर टू बाहर के, क्योंकि बाहर का मैं सोचता हूँ परफॉर्मेंस बेस जो मैं देख रहा हूँ, जस्ट समझो शोशा ही है जो लोगों ने लगाई हुई है। अपने हीफर बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। दूसरा चीज़ के फार्म कहाँ पर बनाया जाए, एनवायरनमेंट को देखा जाए किस चीज़। मैं तो कहता हूँ कि एनवायरनमेंट आलमोस्ट पंजाब में सेम ही रहता है। सिर्फ ये देखना चाहिए कि फॉरेजेस मुझे कहाँ पर सस्ते अवेलेबल है। मैं कहता हूँ सबसे पहले इस तरह महल को देखना चाहिए कि जहाँ पर जो मेरी फोडर की कास्ट आ रही है, मतलब फीड कास्ट जो आ रही है, वो कहाँ पर मैं कम से कम कर सकता हूँ। सपोज़ मैं मिसाल देता हूँ कि KPK में कोई फार्मर है, फार्मिंग करता है, तो उसको साइलेज पड़ता है कोई 22-23 रुपये, बल्कि 24 रुपये तक चला जाता है। और यही साइलेज हमें अपना बना के वो हमें 13 रुपये 14 रुपये का पड़ जाता है। तो एक जानवर 30 kg साइलेज खाता है तो ऑलमोस्ट कोई 7-8 रुपये का डिफरेंस है। तो इसका मतलब 210-220 रुपये बहुत बड़ा मैटर करता है पर एनिमल कास्ट अगर आपका बढ़ता है। इस तरह हर एक चीज़ में तो मैं तो कहता हूँ वहाँ पर बनाया जाए जहाँ पर आपको फोडर्स कम पैसों पे अवेलेबल हो, वो बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे इलाके में देखा गया कि लोग दूध पसंद करते हैं भैंसों का, लेकिन डेयरी फार्म यहाँ पे गाय के बनाए जाते हैं, इसकी क्या वजह है? सर ये मिसकंसेप्शंस है लोगों के। मिसकंसेप्शंस इस तरह हैं इस लिहाज से कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ब्रॉयलर खाता ही नहीं हूँ। मैं मिसाल उस साइड पे लेके जाता हूँ कि ब्रायलर में मुझे देसी कोकड़ पसंद है एज़ कम्पेयर टू जो ब्रायलर है। हालांकि जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि देसी कोकड़ क्या चीज़ें खाता है जो आप कहते हो कि उससे अच्छा है, हालांकि ब्रायलर की जो प्रोटीन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है उसके कम्पेयर उसकी। सिर्फ ये कि जायके में जो फ़र्क आता है वो फ़ैट का आता है कि फ़ैट इनके ऊपर ज़्यादा होता है जो देसी चिकन वगैरह होता है एज़ कम्पेयर टू उसके ये ब्रायलर। इसी तरह जो भैंस का दूध है उसके अंदर फ़ैट ज़्यादा होते हैं, तो लोग जो चाय बनाते हैं या वो बनाते हैं वो थोड़े से जायके में अच्छी उनको लगती है। बाकी इतना कोई फ़र्क नहीं है, प्रोटीन वगैरह का कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, आप अपने डेयरी फार्म के ऊपर जो सालज दे रहे हैं, जो उनको खुराक दे रहे हैं, वो कौन सी है ज़्यादा, कौन सी यूज़ करते हैं? नेचुरल करते हैं जो आपकी हैंडमेड होती है वो? सर ये कि नहीं, मैं तो हर एक फार्मर को ये प्रेफर भी करता हूँ ये बात, क्योंकि अक्सर फार्मर देखे जाए हर कोई कह रहे कि मैं थ्रू आउट द ईयर नुकसान में हूँ।
मैं एक मिसाल देता हूँ कि कुछ दिन पहले एक फार्मर से मुलाकात हुई थी, फार्म पे हमारे आए हुए थे। तो एक क्लोज़अप एनिमल का पीरियड होता है, क्लोज़अप एनिमल का कोई 1900 रुपये कास्ट आ रहा था। मतलब ये कि आजकल के टाइम में कोई 800 रुपये ज़्यादा लगा रहा था। अगर 800 रुपये इसी तरह मतलब है कि उसके कास्ट बढ़ते जाते हैं, पर एनिमल जहाँ पर कास्ट कम करना होता है वहाँ पर वो ज़्यादा लगा रहा होता है, तो इस तरह तो हर कोई नुकसान में होगा, कभी भी फ़ायदे में नहीं हो सकता है। तो ये एक बिज़नेस है। मैं ये सोचता हूँ कि एक तो हर एक को बंदे को ये उसकी जो खुराक है, जो न्यूट्रिशन है, मतलब ये कि लोग भैंसों के आदी होते हैं, तो इसको भी 50 या 60 या 100 गाय का फार्म उसने रख लिया तो कहते भाई हमने सेल कर दिया। भाई शुरू से आप ख़ुद लगे होते हो कि मैंने ही इसका सारा कुछ करना है। फिर क्या होता है कि 3 महीने तक दूध देता है तो सडन ड्रॉप आ जाता है उसके जो पीक में होता है। पीक लॉन्ग टर्म तक नहीं वो ले सकता है, या वो कंसेप्शन में मसला करता है, तो काविंग इंटरवल बढ़ जाती है। तो काविंग इंटरवल जितनी बढ़ेगी उतना ही आपने अपने पल्ले उसको देना होता है। तो ये पॉइंट से इस तरह तो बहुत से पॉइंट्स बनते हैं कि बंदे कहते कि मैं ये चीज़ें अगर कंट्रोल कर लो तो हो सकता है मैं फ़ायदे में चला जाऊँ। डॉक्टर साहब, अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बकरियों का फार्म है, एक भैंसों का है और एक गाय का है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम इन तीनों में से कौन सा है? उसमें मैं मिसाल देता हूँ कि आजकल जो हीफर की प्राइस है कुछ कंपनी वाले ला रहे हैं, तो पाकिस्तानी कोई 13-14 लाख रुपए बन रहे हैं उसके। तो एक मिसाल ये है कि आपका हर्ट सपोज 60% उससे प्रेग्नेंट है, 6 से प्रेग्नेंट है, तो आपके पास पर ईयर कितनी बच्चियाँ आती है, वो उसकी कीमत कितनी होगी? मतलब अगर 13-14 लाख की है, 13 पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में तो लोग इतने का लेते नहीं है, लोकल नहीं, मतलब उससे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं। लेकिन कोई 10.5 लाख का ले ले तो आपके पास 200, 230, 210 हीफरे आ गई, तो इसकी कितनी प्राइस बन जाती है? इस कंपेयर टू आपने बकरियों पे इतना टाइम लगा दिया, उसकी आपके पास 200 बच्चियाँ आ गई, आपको कितना प्रॉफिट हो गया? या भैंस की कीमत जो खट्टी की होती है वो कितनी होती है, वो आप खुद अंदाज़ा लगा ले कितना फ़र्क है उसमें। तो मैं तो कहता हूँ गायों का अच्छा है, क्योंकि अगर फार्मर से जो मैंने बात भी की है, बस भैंस का तो क्लियर कट अभी है कि कोई 300 रुपये का उसका पर लीटर कास्ट पड़ जाता है, 300 रुपये प्रोड्यूस हो रहा होता है, और 160 मैक्सिमम 200 रुपये का बेच सकता है, तो वो तो फ़ायदे में हो ही नहीं सकता जी। अगर हम अपने इलाके में बीमारियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ किन जानवरों पे आती हैं? बकरी है, भैंस है या गाय है? गाय सबसे ज़्यादा गायों में आते हैं, लेकिन गायों को अगर उस लिहाज से कंट्रोल किया जाए तो इसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इतने % अगर मर्टेलिटी हो तो मैं सेफ़ लिमिट में हूँ, तो अगर उस लिमिट में रखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है जी। डॉक्टर साहब, जो लोग देख रहे हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, ये गाय का फार्म बनाना चाहते हैं, उनके नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि उनको चाहिए सबसे पहले जिन्होंने फार्म्स बनाए हुए हैं उसके साथ मिलना चाहिए कि आप लोग ये बिज़नेस कर रहे हो, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के साथ नहीं मिलना चाहिए जो गाय इंपोर्ट करते हो, वो तो बहुत ज़्यादा सबज़बाग दिखाएंगे, फिर वो उसी तरह होगा नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाएगा कि भाई ये तो वो काम नहीं है जो आप मुझे बता रहे थे। तो प्रैक्टिकली सपोज़ गल्फ़ ये बिज़नेस कर रहा है तो चाहिए कि इसके ओनर्स के साथ मिल जाए आए कि भाई आप लोग किस तरह कर रहे हैं, पहले किस तरह थे, अब किस तरह, या कहाँ पर जा रहे हैं, आप इस बिज़नेस से खुश है या नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि ये बिज़नेस स्टार्ट अगर करते हो तो इसका डबल आपके साथ पहले से होना चाहिए पॉकेट में, ये ज़रूरी है। जगह भी ज़रूरी है आपके अपनी। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हम आपको विज़िट करवा रहे थे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का डेयरी फार्म, ये है गल्फ़ डेयरी फार्म। इसके डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अच्छा ब्रीफ किया, हमने पूरा विज़िट करवाया। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।